करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स। एंड आई प्रॉमिस कि जैसे ही ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा तो आज के बाद कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा कि एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स में। मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है कि जो लैंग्वेज लिखा रहता है ना कि सर ये एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि सबसे पहले तो आप समझो कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। ऑलरेडी मैंने पिछले पार्ट में कहीं ना कहीं डिटेलिंग बताई है, बट व्हाट आई वांट टू पॉइंट मोस्टली कि आपको ये समझ में आना कि क्या बेसिक मीनिंग है। एचसीएफ का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कि जितने भी नंबर्स मैंने आपको दे रखे हैं 2 4 6 8 10 12 वॉट एवर इट इज, आपको ये समझ में आना चाहिए कि एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर है जो सबको डिवाइड कर सकता है, सबको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। एक तो चीज आपको ये याद रखनी है, अगर सबको डिवाइड करना है, इसको 2 से लेकर 12 सारे नंबर्स को डिवाइड करना है, तो क्या ये मुझे समझ में आ रहा है उसको 2 को भी डिवाइड करना है तो एचसीएफ को 2 से भी छोटा होना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आया कि जो भी जिनका भी एचसीएफ निकालने के लिए बोला गया है तो वो सबसे छोटे नंबर से भी छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। इस केस में देख सकते हो कि एचसीएफ क्या है? 2। क्यों? क्योंकि 2 सबको डिवाइड कर रहा है और 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो सबको डिवाइड कर सकता है। आप इतना याद रखो, 2 से बड़ा कोई नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही 2 से बड़ा कोई नंबर होगा तो वो 2 को तो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, दिमाग में एक चीज पॉइंट ये याद रखो कि एचसीएफ का बेसिक मीनिंग ये है कि सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर सके। ये एक तो वो दिमाग में रखो। सेकंड ये रखो कि वो जो एचसीएफ आएगा वो सारे नंबर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, एक चीज ये याद रखिए। व्हाट डज एलसीएम मींस, दो पॉइंट आउट किए मैंने। क्या? कि वो सबसे बड़ा नंबर है जो सबको डिवाइड कर सकता है, ये ध्यान में रखो। और वो जो एचसीएफ है वो सब नंबर से क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए। राइट, ये बात समझ में आई। एलसीएम क्या है? एलसीएम सब नंबर्स का क्या है? एक कॉमन मल्टीपल है। बट कौन सा कॉमन मल्टीपल है? लीस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। राइट, तो हमें एलसीएम क्या बताता है? एलसीएम हमें ये बताता है इन सब का वो मल्टीपल है, सब का मल्टीपल है, सब का मल्टीपल है। राइट, सब का मल्टीपल है। तो आपको यह समझना है कि एलसीएम जो होगा सब का मल्टीपल, राइट, तो वो 12 के मल्टीपल में भी आएगा। राइट, सबसे बड़े नंबर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो जो नंबर है वो 12 के मल्टीपल में आएगा। तो 12 का तो मल्टीपल ही कहां से स्टार्ट होता है? 12 वन जा 12, 12 से स्टार्ट होता है। तो आपको यह दिमाग में रखनी है कि एलसीएम का फर्स्ट बेसिक मीनिंग क्या है? कि वो सबके मल्टीपल्स में आना चाहिए, ये दिमाग में रखो। सेकेंड ये कि वो जितने भी नंबर्स का एलसीएम पूछा जा रहा है वो सबसे बड़े वाले नंबर से ज्यादा ही होगा, यानी उन सब नंबर से क्या होगा? ज्यादा होगा उन सब नंबर से। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। एचसीएफ में क्या आपको दिमाग में रखना है कि सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर रहा है, और वो जो सबसे बड़ा नंबर होगा जिनका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है वो सबसे छोटा होगा, सारे नंबरों से छोटा होगा। एलसीएम क्या होगा? वो सारे नंबरों से क्या होगा? बड़ा होगा। अंडरस्टूड? ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में डाल लिया। अगर ये आपने डाल लिया है तो एचसीएफ और एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स आसानी से बनेंगे। हमने ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ और एलसीएम निकालना पिछले पार्ट में देख लिया है। अब उसकी हेल्प लेंगे और वर्ड प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है। बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बीप का साउंड देता है 60 सेकेंड्स के बाद। एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बीप का साउंड देता है क्या? आफ्टर एवरी 62 सेकेंड्स। ठीक है, 62 सेकेंड्स के बाद दे बीप टुगेदर। ठीक है, दे बीप टुगेदर एट 10 AM। 10 AM में वो पहली बार एक साथ बीप किए थे। एट वॉट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। ठीक है, अगर हम बोले कि अब अगली बार वो लोग एक साथ कब बीप करेंगे। अब ये ध्यान दो कि मैंने ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रखा है। अब क्वेश्चन आता है सर एचसीएफ निकाले कि एलसीएम निकालें। तो समझो वो आपसे क्या पूछ रहा है। बोल रहा है एक 60 सेकंड के बाद, हर एक डिवाइस है वो हर 60 सेकंड के बाद बीप करता है। ठीक है, वो जो डिवाइस है वो हर 60 सेकंड के बाद बीप करता है। तो अगर 60 किया है तो ये डिवाइस अगली बार 120 सेकंड में करेगा, उसकी भी बात 180 सेकंड्स में करेगा। राइट, अब दूसरा जो डिवाइस है वो 62 सेकंड्स, फिर क्या हो जाएगा? 124। राइट, फिर 62 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 8 एंड 186 सेकंड्स। तो ये बोल रहा है ऐसे कर करके ये एक साथ फिर से कब बीप करेंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हर डिवाइस ही, तो एक तो आपको ये समझ में आ गया कि अच्छा ये बोल रहा है क्या कि वो एक पर्टिकुलर बोल रहा है कि एक साथ कब बीप करेंगे। तो दूसरी थॉट आपको ये लाना है कि वो जो एक साथ बीप करेंगे वो 60 और 62 सेकंड से तो ज्यादा ही होगा। जैसे ही आपको ये दिमाग में आ गया 60 और 62 सेकंड से ज्यादा ही होगा,
तब आपके दिमाग में आ गया अच्छा ये तो एलसीएम निकालने के लिए बोल रहे हैं, राइट? क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि ये दोबारा कब बीप करेंगे, तो 60 हुआ, फिर तो इससे आंसर, क्योंकि सेकेंड टाइम जो बीप करेगा 120, अब आपसे बोल रहा है कि ये दोनों साथ में बीप कब करेंगे, यानी वो वाला मल्टीपल जो दोनों के टेबल में क्या होता हो, आता हो। तो इन दिस केस व्हाट दे आर आस्किंग कि बताओ 60 और 62 का एलसीएम क्या है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम निकालना मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो भी प्राइम नंबर्स है उनको लिख लो, 2, 3, 5 एंड 31। यही चारों प्राइम नंबर्स हैं जो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में दिख रहे हैं। क्योंकि एलसीएम लिख रहे हैं तो हम मैक्सिमम पावर को रखेंगे, 2 का पावर 2 रखेंगे, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 31 का भी पावर 1। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालें, प्रोडक्ट करके देखें, तो दैट विल बी 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 हो जाएगा। ओके ठीक है। एक सेकेंड। ओके, सो एलसीएम कितना हो जाएगा, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था जल्दी में, वो और लेट हो रहा है। 5 4 से अच्छा हो गया, ठीक है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कितना 31, सो 1860 क्या आ जाएगा सेकेंड्स, ठीक है। सेकेंड्स, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1860 डिवाइडेड बाई 60, तो जब डिवाइड बाई 60 करेंगे तो आएगा 31 मिनट, राइट। तो यानी 1860 इनके टेबल में आया, यानी 10:31 में 10:31 पे ये दोबारा एक साथ रिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना था कि अच्छा 60 और 62 का एलसीएम, तो आपको मालूम है कि दोबारा कब बीप करेंगे। अब ये 60 सेकंड में बीप कर रहा है या 62 सेकंड में बीप कर रहा है, तो इससे कम तो आंसर आएगा ही नहीं, राइट। अब इनसे ज्यादा ही आएगा, इनसे ज्यादा आएगा, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। दूसरी समझ ये कि वो डायरेक्टली बोल रहा है कि हाँ 60 के टेबल में और 62 के टेबल में वो दोनों एक बार कब इक्वल होंगे। तो सबसे अर्लीस्ट, क्योंकि एट द अर्लीस्ट बोल रहा है, एट द अर्लीस्ट में यहां पे समझ ये छुपा हुआ था कि एलसीएम निकालना है। ओके, चलो ये हो गया। अब अगर एलसीएम का ये लैंग्वेज अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तो एक और करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बोलते फिर से बेल्स वाला क्वेश्चन है, बोलता है 6 बेल है और हर एक बेल का अपना टाइम है कि पहला वाला जो बेल है वो हर 2 मिनट के बाद बजता है, दूसरा वाला बेल हर 4 मिनट के बाद बजता है, तीसरा वाला 6, वैसे ही 8, फिर 10 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। अब 30 घंटों में ये लोग कितनी बार एक साथ बजे होंगे, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग, राइट। तो अगर आपको ध्यान दो कि एक बेल 2, 4, 6, 8, 10 और 12, और मुझे बोला जा रहा है कि अगर हम यहां पे निकालें कि 30 घंटों में कितनी बार बजे होंगे, तो ये बोल रहा है ना कि मैं ये बार निकाल लेता हूं कि पहली बार ये सब एक साथ कब बजे होंगे, पहली बार एक साथ ये लोग कब बजे होंगे। तो आपको ये समझ में आया कि आंसर तो हमेशा 12 है, तो ये क्या 12, 24, फिर यानी इन सब का मल्टीपल होना चाहिए, राइट, इन सब के मल्टीपल्स में आना चाहिए। और जो आंसर आएगा, क्योंकि एक जो लास्ट वाला बेल है वो 12 मिनट के बाद बज रहा है, तो अगली बार कब बजेगा, जो अगली बार रिंग करेगा 24, तो इसी के मल्टीपल में होना चाहिए। तो अच्छा, दे आर ट्राइंग टू आस्क व्हाट, एलसीएम, राइट, क्योंकि जो आंसर आएगा वो तो ज्यादा ही आएगा इन सब से। जैसे ही ज्यादा आएगा, एलसीएम पूछ रहे हैं तो एलसीएम निकालना बहुत आसान। आप एलसीएम कैसे करोगे, जो भी यूनिक 2 दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, ठीक है। जो मैक्सिमम पावर है वो मैं कंसिडर करूंगा, 2 का पावर 3 दिख रहा है मुझे, 3 का पावर 1 ही दिख रहा है, 5 का पावर 1 ही दिख रहा है। तो अगर हम देखें तो 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 दैट विल बी हाउ मच, 40 43 120 मिनट, ठीक है। तो पहली बार ये सारे बेल एक साथ कब बजेंगे, 120 मिनट। फिर आपको ये समझ में आया एलसीएम, तो फिर 120 मिनट के बाद फिर एक साथ बजेंगे, फिर 120 मिनट के बाद फिर एक साथ बजेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। तो ऐसे करके 30 आवर्स में कितनी बार एक बार बज गए, तो पहली बार ये सब एक साथ मिलके 120 के मिनट के बाद बजे। सो इन 30 आवर्स कितनी बार हो जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 30 आवर्स है ना, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 और ये 120 मिनट, सो 60 2 एंड 2 15, तो इसका मतलब 15 टाइम्स ये लोग एक साथ उस 3 घंटे में बजेंगे।
देखो सिंपल सी बात है कि आपको क्वेश्चन पढ़ा, आपको ये समझ में आया कि लास्ट वाला बेल 12 मिनट के बाद बज रहा है, तो अगली बार 24। तो जो वो नंबर वो जो पहली बार एक साथ बजेंगे दैट हैज टू बी ग्रेटर देन ऑल दीज नंबर्स। जैसे ही इन सब से बड़ा है तो आपको समझ में आ गया अच्छा एलसीएम निकालने का है। अगर एलसीएम समझ में भी आता है तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक साथ बजना है तो पहला वो नंबर जो क्या करेंगे ये लोग एक साथ बजेंगे, तो दैट इज इन द मल्टीपल्स ऑफ ऑल दीज। तो एलसीएम की बात कर रहे हैं। अगर अब एक एग्जांपल लेना है कि एचसीएफ को कैसे वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तो लेट्स सी एक एचसीएफ का एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां पे देखो बोल रहा है क्या, एक एचसीएफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। बट अभी मैंने आपको बोल दिया है, बट आपको देख के खुद समझ आया एचसीएफ का मतलब समझ में आ गया ना, सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर सकता है, जो भी दे रखा है उन सबको डिवाइड कर सकता है। ठीक है, एलसीएम का मतलब जो नंबर दे रखे हैं उनके प्रोडक्ट में आना चाहिए। जहां बेल के बजने की रिंग करने की बात हो रही थी तो वो जो टाइम था वो इन सब के मल्टीपल्स में आ रहा था। यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेनू परचेसेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, एक का वेट है कितना 75 kg, एक का वेट है 69 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इट, सबसे बड़ा वेट, ठीक है, जो कि मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ये बोल रहे हैं कि 75 और 69 का दो बैग है। ठीक है, आपको सबसे बड़ा वेट बताना है, वो बड़ा वेट जो दोनों को क्या कर सके, एग्जैक्ट नंबर टाइम्स और डिवाइड कर सके। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो आपसे इनडायरेक्टली सीधे एचसीएफ नहीं पूछ रहे ये लोग कि हाँ सबसे बड़ा बताओ, अभी वेट बोल दिया, सबसे बड़ा नंबर बताओ जो दोनों को एग्जैक्ट नंबर टाइम्स में मेजर कर सके, मतलब डिवाइड कर सके। मतलब 75 को भी मेजर कर दे और 75 को भी एग्जैक्ट नंबर टाइम्स में मेजर कर दे और 69 को भी कर दे। अगर आप देखो कि एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखो तो दोनों का क्या हो जाएगा 3 है ना, 3 से है और तो कुछ नहीं है दोनों में कॉमन। तो एचसीएफ का मतलब दोनों का कॉमन क्या है 3 है। तो 3 kg वो सबसे बड़ा वाला वेट रहेगा जो एग्जैक्ट नंबर 75 को कितने टाइम्स में मेजर कर देगा 25 टाइम्स में, 75 अपॉन 3, 25 और 69 को कितने टाइम्स में कर देगा 23 टाइम्स में। इनसे 3 kg से बड़ा कोई वेट ही नहीं है जो इन दोनों को एक साथ क्या कर सके, मेजर कर सके, डिवाइड कर सके। समझ में आ गया? ओके, ये समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर एग्जैक्टली। अब देखो फिर से ये इनडायरेक्टली मेजर करने के लिए बोल रहा है, मतलब क्या, मतलब उसको मेजर नापने के लिए, डिवाइड करने के लिए। अब बोल रहा है 3 लेंथ है, 7 मीटर है, तो 7 मीटर को सेंटीमीटर में लिख दिया क्योंकि बाकी जो दो मेजर करने के लिए बोल रहा है वो सेंटीमीटर में भी है। तो 7 मीटर को 700 सेंटीमीटर लिख दिया। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर विल बी 3 मीटर, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 385 सेंटीमीटर एंड देन 1295 सेंटीमीटर। अब इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिख दिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है सर एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। वो खुद बोल रहा है कि सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को मेजर कर सके, मेजर कर सके मतलब इन तीनों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो इन तीनों को डिवाइड करने के लिए सबसे बड़ा नंबर वो क्या होगा, एचसीएफ ही तो बोल रहे हैं ये। और मुझे भी मालूम है कि अगर तीनों को मुझे मेजर करना है, तीनों को नापना है उस लेंथ से, तो आपको ये समझ में आ रहा है वो लेंथ इन सबसे छोटी होनी चाहिए, इन तीनों से छोटी होनी चाहिए। तीनों से छोटी होगी तभी तो इनको नाप पाएगी। अगर इनसे बड़ा हो गया तो एक से भी बड़ा हो गया तो उसको नापेगा कैसे? नापेगा मतलब ऐसा होता है ना कि एक लंबा सा क्लोथ है, इसको मुझे नापने का है, इसको मुझे नापने का है, तो दिस 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 एग्जैक्ट 3 टाइम्स मैंने नाप दिया, तो दिस हैज टू बी स्मॉलर देन दिस ना, तभी तो इसको मैं नाप पाऊंगा। अब मैं स्केल ही इतना बड़ा हो गया, अब क्या मैं इसको नाप पाऊंगा? नहीं पाऊंगा। अंडरस्टूड एग्जैक्ट नंबर टाइम्स में। सिर्फ कहने का मतलब इतना था कि मुझे ये समझ में आना चाहिए कि जो जिस भी लेंथ से मुझे नापना है वो इन तीनों से छोटा ही तो होना चाहिए। दैट मीन्स हमें क्या बोला जा रहा है, एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए तो एचसीएफ क्या हो गया, मालूम है जो कॉमन है उनका लीस्ट पावर लेना है। तो कॉमन तो मुझे 5 दिख रहा है, कॉमन मुझे 7 दिख रहा है, तो और उसका लीस्ट पावर 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1, तो एचसीएफ कितना हो गया 35। यानी 35 सेंटीमीटर का वो सबसे बड़ा पॉसिबल लेंथ है, सबसे बड़ा पॉसिबल लेंथ है जो तीनों को मेजर कर सकता है। या तो ये समझ लो 35 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ऑल दीज 3 लेंथ्स। इससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं है। एचसीएफ यही तो बताता है, मेजर करना मतलब नापना, नापना मतलब डिवाइड करना। ओके चलो, दिस इज ऑल्सो डन। तो थोड़ा बहुत एचसीएफ और एलसीएम को थोड़ा सा और समझ में आया है, और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अब यहां पे समझना आप,
अब जरा देखो, वो वाला जो क्वेश्चन किया हम लोगों ने, उन तीनों लेंथ को नापने की बात हो रही थी। उन तीनों लेंथ को, जो तीन लेंथ दे रखे थे, उनको नापने का था। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो लैंग्वेज लगभग लगभग सेम है, बट जो समझ है दोनों का, अगर अगर हमने ये नहीं समझा कि एलसीएफ निकालने का है कि एचसीएफ निकालने का है, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहे हैं, 3 मेजरिंग रॉड्स, यहां पे रॉड्स ले रखे हैं 64 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर का एंड 96 सेंटीमीटर का, तीन डिफरेंट लेंथ के रॉड है। अब बोल रहे फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द क्लॉथ, ऐसा सबसे छोटा लेंथ ऑफ कपड़ा बताओ जो इन तीनों से नापे जा सकते हैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ये बात समझ में आ रही है? सबसे छोटा लेंथ ऑफ द क्लॉथ, ठीक है, जिसको इन सब के हेल्प से नापा जा सकता है। तो क्या हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो जो नंबर है वो इन सब के मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है, और सबसे छोटा होना चाहिए? ये समझ में आ रहा है? अब ऑफ कोर्स इन सब की मदद से हमको वो कपड़ा नापने का है, तो ये समझ में आ रहा है कि वो जो कपड़े की लेंथ होगी वो इन तीनों से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनकी हेल्प से 64 सेंटीमीटर रॉड की लेंथ से, 80 सेंटीमीटर के रॉड के लेंथ से और 96 सेंटीमीटर के रॉड के लेंथ से हमको एक कपड़ा नापने का है, नापने का है। अब वो कपड़ा जब नापेंगे कब, जब वो इन तीनों से बड़ा होगा। जैसे ही इन तीनों से बड़ा होगा, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि मुझे एलसीएम निकालने का होगा? पिछले वाले क्वेश्चन में हमें सबसे बड़ा लेंथ पूछा था जो उन तीनों को नाप सकता था। अब मुझे बोला जा रहा है मुझे लेंथ ऑफ द क्लॉथ बताओ जिसको हम इन तीनों से नाप सकते हैं। तो ये वाला लेंथ इन तीनों से ज्यादा होगा। जैसे ही इन तीनों से ज्यादा होगा, तो मैंने क्या बताया कि मेरी समझ बोल रही है कि यहां क्या निकालना चाहिए, एलसीएम निकालना चाहिए। तो निकाल देते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम विल बी व्हाट, जो प्राइम दिख रहा है मुझे 2, 3 और 5 दिख रहा है, उनका प्रोडक्ट हो गया। और क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं तो हम लोग ग्रेटेस्ट पावर को कंसीडर करेंगे, 2 का पावर 6, 3 का पावर 1 एंड 5 का पावर 1। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 का पावर 6 होता है 64, ठीक है, 64 इंटू 15, या हम ऐसे कर सकते हैं 2 का पावर 5 इंटू 3 इंटू 10, एक और 5 और 2 का पेयर बना लिया, तो 32 इंटू 10 320 इंटू अगर 3 करूं मैं, ठीक है, तो 3 2 6 960, यानी 960 सेंटीमीटर का जो क्लॉथ होगा, 960 सेंटीमीटर का क्लॉथ, ठीक है, वो एग्जैक्टली इन तीनों रॉड के हेल्प से नापा। वो सबसे छोटा लेंथ ऑफ द क्लॉथ होगा क्योंकि एलसीएम है, तो सबसे छोटा लेंथ ऑफ द क्लॉथ जो कपड़ा लेंगे वो 960 सेंटीमीटर ही है जो इन तीनों से नापा जा सकता है। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, डिफरेंस दोनों में समझ में आ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में उन तीनों को नापने का था, यहां इन तीनों की मदद से एक लेंथ ऑफ द क्लॉथ को नापने का है। तो वो जो लेंथ ऑफ द क्लॉथ होगा इन तीनों से ज्यादा होगा, तो एलसीएम मुझे निकालना है। या तो एलसीएम पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है, या तो मुझे ये समझ में आ जाए कि हाँ भाई जो नंबर आंसर आने वाला है वो इन सबसे बड़ा होगा, तब मुझे एलसीएम निकालना है। और थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंग्लिश समझ में आ जाए, ओके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अब फिर से यहाँ पे वो है कि एक ट्रैफिक सिग्नल लाइट है जहाँ पे 3 डिफरेंट रोड, ठीक है, यहाँ पे 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48, देखो तीन डिफरेंट, मतलब ऐसे ऐसे 3 डायरेक्शन में, ओके, ज़्यादा घुसते नहीं है, बट इतना समझ में आ रहा है कि हर एक सिग्नल जो है 48 सेकंड्स के बाद वो क्या करता है, चेंज करता है लाइट, ठीक है ठीक है ठीक है, चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड। पहला वाला आफ्टर एवरी 48 सेकंड, दूसरा वाला 72 सेकंड्स और तीसरा वाला 108 सेकंड्स। मैंने ऑलरेडी तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख रखा है, ठीक है। अगर उन्होंने पहली बार 7 AM में किया था चेंज, अब बता रहा है कि नेक्स्ट टाइम वो लोग एट व्हाट टाइम दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, नेक्स्ट टाइम वो लोग कब चेंज करेंगे अपना टाइमिंग। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम करने के लिए एक 48, एक 72, एक 108 है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो 108 वाला जो है, अगली बार वो लोग फिर से 108 सेकंड बाद ही अपना साइन चेंज करेगा। तो क्या मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो इनके मल्टीपल्स में आएगा, जो भी एक साथ ये लोग चेंज कर रहे होंगे साइन, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए आपको ये समझ में आ रहा है कि वो 108 सेकंड के बाद ही आ सकता है आंसर, जो भी आएगा वो 108 सेकंड के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है दोबारा ये लोग ब्लिंक एक साथ कब करेंगे। एक साथ ब्लिंक करने के लिए 108 सेकंड में, तो थर्ड वाला पहली बारी ब्लिंक करने के लिए 108 चेंज करने के लिए ले रहा है, तो ऑफकोर्स 108 के मल्टीपल में ही आएगा, तो वो इन तीनों से बड़ा आएगा। इन तीनों से जैसे ही आंसर बड़ा आएगा ये मुझे समझ आ जाता है, तो मेरे को क्या करना है, एलसीएम निकालना है।
ठीक है, अब ये बोल भी रहा है कि हाँ दोबारा ये लोग कब करेंगे, ठीक है, दोबारा कब करेंगे, या ये भी समझ लो दोबारा कब करेंगे 48 के मल्टीपल्स में, जैसे ही 48 का मल्टीपल यानी ज्यादा होगा। जैसे ही मुझे ये समझ में आ गया आंसर इन तीनों से ज्यादा होने वाला है, दैट मीन्स व्हाट, मुझे एलसीएम, ऑप्शन तो सिर्फ दो है, या तो एलसीएम या तो एचसीएफ निकालने का है। मुझे ये समझ में आ गया वो इनके मल्टीपल्स में आएगा, जो दोबारा ये लोग चेंज करेंगे तो वो इनके मल्टीपल्स में, तो एलसीएम लिखना है मुझे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ प्राइम नंबर है, क्योंकि एलसीएम लिख रहे हैं तो प्राइम नंबर्स का सबसे बड़ा वाला पावर 2 का पावर 4 एंड 3 का पावर क्यूब। डन हो गया एलसीएम। अगर हम यहाँ देखें तो 16 इंटू 27 है, ठीक है, 16 इंटू 27 है। कैलकुलेटर टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अगर हम ये करने की कोशिश करें, ठीक है, अगर हम करने की कोशिश करें तो दैट विल बी कितना, 27 इंटू, ठीक है, 27 इंटू 16 यानी 432 सेकेंड्स। 432 सेकेंड्स के बाद, 432 सेकेंड के बाद ये लोग फिर से दोबारा एक साथ साइन चेंज करेंगे, ठीक है। अब 432 सेकेंड्स को अगर ऐसे, क्योंकि 7 AM बोला है, दोबारा कब चेंज करेंगे, अगर मैं इसको 432 16 है ना, 16 इंटू 27, ठीक है, 432 सेकेंड्स तो लिख सकते हैं 7 AM है, तो दोबारा कब चेंज करेंगे, सो दैट विल बी हाउ मच, 432 सेकेंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहें सो इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, तो सही, यानी लगभग क्या होगा ये 7 मिनट और फिर 20 सेकेंड, ठीक है, 7 एंड 20 सेकेंड्स, राइट, नहीं 20 नहीं, देखो ये कितना हो जाएगा 432 सेकेंड्स। तो आपको मालूम है कि 432 है, 432 है, तो इसको एग्जैक्टली 60 से डिवाइड करेंगे तो 67 ज़ा 4, तो 7 मिनट तो पास हो ही जाएगा, क्योंकि 67 ज़ा 420 और 12 सेकेंड और ज़्यादा, ठीक है, तो बोल दो 7:07 और 12 सेकेंड और। अंडरस्टूड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। मेन बस आइडिया इतना है कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कर ही लिया। फिर यहाँ पे देखो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। प्रिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड। प्रिया को उस सर्कल का पूरा एक राउंड लगाने के लिए कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। और उसी तरीके से रविश को पूरा एक राउंड लगाने के लिए कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। ये प्रिया एंड दिस इज रवि, 12 मिनट। थोड़ा सा क्वेश्चन को और समझने के लिए अपने दिमाग में ये बोलो कि हाँ 12 मिनट लग रहा है, तो थोड़ा सा और इमेजिनेशन के चक्कर में कि रवि क्या है, प्रिया से फास्ट है, राइट, जल्दी कंप्लीट कर ले रहा है एक राउंड, तो ये मुझे समझ में आया। तो अगर वो लोग स्टार्टिंग बोल रहे हैं, सपोज दिस बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट एंड सेम टाइम, ये बोलना भी बहुत जरूरी है, दोनों एक ही साथ शुरू कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में भी, ये भी बोलना जरूरी है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं वो तो यहीं पे मिल जाएंगे, राइट, तो वो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रिया एक राउंड 18 मिनट में, रवि 12 मिनट में, और आपसे पूछा जा रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलने का है। आपको मालूम है कि रवि 12 मिनट पे ऐसे कंप्लीट करके चल जाएगा, प्रिया पीछे पीछे आ रही होगी, राइट। तो वो बोल रहा है दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे ये लोग कब मिलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो पहला राउंड रवि लगाएगा 12 मिनट, सेकेंड राउंड रवि को लगाने में कितने हो जाएंगे 24 मिनट, और थर्ड राउंड रवि को लगाने में कितने हो जाएंगे 36, ठीक है। अब 18 देखो, 18 का पहला राउंड 18, तो जब तक रवि 3 राउंड उस गोल चक्कर के लगा लिया होगा, प्रिया क्या करेगी 2 राउंड, 18 और 18 36, बट 36 मिनट के बाद ये लोग फिर से उसी पोजीशन पे होंगे, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। फर्क इतना रहेगा कि रवि ने 3 राउंड लगा लिया होगा तब तक और प्रिया ने 2 राउंड। तो अगर यहां से ध्यान से समझा जाए तो यहां भी मुझे क्या बोला जा रहा है, एलसीएम। क्यों, क्योंकि दोबारा मिलने के लिए, उन दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए, वो जो आंसर आएगा वो इन दोनों से ज्यादा आएगा। इन दोनों से आंसर जैसे ही ज्यादा आएगा तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे क्या निकालने का है, मुझे एलसीएम निकालने का है। सो एलसीएम फॉर दीज टू विल बी, जो प्राइम नंबर से उनका प्रोडक्ट लिख लो और मैक्सिमम पावर। सो दिस इज एलसीएम, वी फाउंड द एलसीएम, राइट। अब ये एलसीएम क्या हो गया, 4 9 36, यानी 36 मिनट के बाद दोबारा ये लोग उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये भी एलसीएम का था। दिस इज डन, ठीक है। देते हैं फिर से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एनीवन,
अच्छा ये नहीं कर रखा, ठीक है। ये देखो बोल रहा है 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 42, 49 एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो हम ये टिम्बर प्लैंक है और इनको सेम लेंथ में काटा जाना है, ठीक है, डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। जो मैं काटूंगा दोनों इन तीनों लंबे प्लैंक को, मुझे सेम लेंथ में काटना है, ठीक है, इनको सेम लेंथ में काटने का है। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, मतलब मैं व्हाट इज द, फिर से ये पूछ लिया कि मुझे मतलब सेम लेंथ में काटने का है, वो सबसे बड़ा लेंथ क्या हो सकता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि जैसे ही मैं इनको मेरे को काटने का है तो ये प्लैंक छोटा होते जाएगा, राइट। तो आपको ये समझ में आ रहा है जो आंसर आएगा, क्योंकि वो अब इनको इस प्लैंक को क्या करना है, डिवाइड करने का, काटने का है, वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ पूछ रहे हैं और वो तीनों के लिए सेम होना चाहिए। तो क्या ये नहीं बोल रहे हैं कि वो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सकता हो, एक तो ये समझ बोल रहा है कि सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, ठीक है। अब डिवाइड, हर एक प्लैंक की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, और वो सबसे बड़ा भी होगा, और इसको क्या कर रहे हैं, प्लैंक को डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि वो जो लेंथ ऑफ द प्लैंक होगा वो इन तीनों से छोटा होगा, इन तीनों से छोटा होगा। तो मुझे समझ में आ गया कि एचसीएफ निकालने का है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझे तो मुझे उससे भी समझ में आ रहा है कि एचसीएफ निकालना है, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा लेंथ चाहिए प्लैंक का जो इन तीनों को क्या करे, डिवाइड कर सके, इन तीनों को टोटल डिवाइड कर सके। सो दैट मीन्स व्हाट, एचसीएफ ऑफ ऑल दीज थ्री। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो कॉमन है वो क्या है, 7 ही तो है, और 7 का क्या लेंगे, जो तीनों में कॉमन है वो 7 है, और 7 का लीस्ट पावर 1, ठीक है। तो यानी 7 मीटर का जो वो प्लैंक की लेंथ होगी वो सबसे बड़ी पॉसिबल लेंथ ऑफ द प्लैंक होगी जो इसको हम काट सकते हैं। अब देख लो जो 42 को काटना होगा तो हमें 6 प्लैंक्स वैसे मिल जाएंगे, 6 प्लैंक सॉरी, जो कि हर एक प्लैंक 7 मीटर का होगा। उसी तरीके से 49 मीटर वाले को प्लैंक को जब हम काटेंगे तो कितना मिलेगा, 7 7 जा 49, तो 7 प्लैंक मिल जाएंगे हमें, ठीक है। और हर प्लैंक कितने सेंटीमीटर का, 7 मीटर का। अगर हमें 63 मीटर को डिवाइड करने का है तो 7 9 जा 63, ऐसे 9 प्लैंक मिल जाएंगे, और हर एक क्या हो जाएगा, 7 मीटर का। 7 मीटर से बड़ा कोई वो लेंथ ही नहीं है जो इन तीनों को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। ओके, सो एचसीएफ निकाल लिया हम लोगों ने। सो दिस क्वेश्चन इज डन। लेट्स सी, यहां बोल रहा है कि दो टैंकर हैं, एक 850 लीटर का और एक 680 लीटर्स ऑफ केरोसिन रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर केरोसिन ऑयल ऑफ बोथ द टैंकर्स व्हेन यूज्ड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। फिर से देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लोग जो पूछ रहे हैं वो एचसीएफ ही पूछ रहे हैं। बोले सबसे बड़ा कंटेनर बताओ जिससे इसको मेजर किया जा सकता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, ठीक है। तो क्या है वो, एक तो 850 लीटर है और 680 है, तो दोनों का प्राइम फैक्टरेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब समझना था कि एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें। तो आप देखो जो कंटेनर ले रहे हैं वो बोल रहा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी यूज करनी है, जो दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, ये समझ लो कि या तो खाली कर सके या तो मेजर करके रखा जा सके। मेजर करना मतलब डिवाइड करना, मेजर करना मतलब नापना। while both the tankers when used exact number of times का मतलब यही कहना चाह रहा है वो कि कंप्लीटली उसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 850 और दोनों का क्या निकालना है, मुझे मालूम है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि मुझे ऐसा कंटेनर लेना है जो दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे या दोनों को मेजर कर दे। दोनों को मेजर करने के लिए वो जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो इन दोनों से छोटी ही तो होनी चाहिए। तो या तो आपको एचसीएफ और एलसीएम का पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा है, या तो ये समझ अपना दोनों मिला के निकालो कि हाँ जो आंसर आएगा वो इन दिनों से छोटा ही आना चाहिए ना, क्योंकि नापना है ना इन दोनों को नापने के लिए जो क्वांटिटी है इट हैज टू बी लोअर देन ऑल दीज टू। तो यानी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए बहुत सिंपल, क्या, जो कॉमन है वो लिख लो, दोनों में 2 5 17 कॉमन है, राइट। और मिनिमम पावर को कंसिडर करेंगे 1 1, इधर 5 का पावर 1 और इधर 17 का पावर 1। तो क्या होगा, 2 5 17 और 2 5 10 एंड 10 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 170। यानी 170 लीटर ऑफ जो ये होगा वो 850 लीटर्स को कितने टाइम्स में कर देगा, अगर देखें तो 17 5 से 85 होता है, यानी 5 टाइम्स में मेजर कर देगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 170 लीटर का। दूसरा क्या है, 680, 17 4 जा 68 होता है, यानी 4 टाइम्स में 680 लीटर्स वाला को क्या कर देगा, मेजर कर देगा। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, राइट, सिंपल। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बोल रहा है आपको लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम दे रखा है, लेंथ दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है एंड हाइट ऑफ द रूम दे रखा है। बोलता है लॉन्गेस्ट टेप, फिर से सबसे बड़ा टेप जो इन तीनों को नाप सके। अच्छा, सबसे इन तीनों को नापने का है क्या, इन तीनों को मेजर करने का है क्या? अगर इन तीनों को मेजर करना है, वो जो लेंथ जो आनी चाहिए उसको इन तीनों को मेजर कर, अच्छा उसको इन तीनों को मेजर करना है तो ऑफकोर्स इन तीनों से छोटा होना पड़ेगा, तभी तो नाप पाएगा। मुझे इसको नापने का है, क्या मैं उंगलियां इतना फैलाऊं तो नाप सकता हूं? नहीं नाप सकता, राइट? सो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, इट हैज टू बी लोअर देन दिस, तभी 1 और 2। ठीक है, ऐसी वेग एग्जांपल है बट स्टिल समझ में आ रहा है। तो आपको ये समझ में आया कि वो जो लेंथ आएगा वो इन तीनों से छोटा होना चाहिए, तभी तो इन तीनों को नाप पाएगा। इसका मतलब छोटा आना चाहिए आंसर, सो दैट मीन्स मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तीनों में देख लो कॉमन क्या है। सर मुझे तो सिर्फ 3 कॉमन दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो बिल्कुल सही, 3 और 5 का लीस्ट पावर लेंगे। 3 का जो लीस्ट पावर है वो ना ही 3 स्क्वायर है ना ही 3 क्यूब है, 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1। 5 का जो लीस्ट पावर है वो 2 ही है, 2 से छोटा कुछ दिख नहीं रहा है। सो एचसीएफ विल बी हाउ मच, 25 3 जा 75 सेंटीमीटर। यानी 75 सेंटीमीटर का जो वो क्या होगा, टेप होगा, लॉन्गेस्ट टेप यही है। एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये सबसे बड़ा टेप है जो इन तीनों को क्या कर सकता है, इन तीनों को मेजर कर सकता है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, चलो फिर से देख लो यहाँ पे, फिर से वही क्वेश्चन। 3 टैंकर्स, 3 डिफरेंट टैंकर्स दे रखे हैं डीजल के, इतने इतने डीजल हैं उसमें। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर जो इन तीनों को मेजर कर सकता है, इन तीनों को मेजर करने का है। तो वो जो आंसर आएगा वो इन तीनों से छोटा ही आएगा, आना भी चाहिए, तभी तो इन तीनों को मेजर कर पाएगा। आंसर इनसे छोटा आएगा। आपको ये भी समझ में आ गया कि एचसीएफ का मतलब ही होता है इन तीनों को, वो यही बोल रहा है मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को मेजर कर सके, मतलब डिवाइड कर सके। या तो सेकंड सेंस ये समझ लो कि हाँ भाई वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, तो इनसे छोटा आएगा, तो इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कॉमन है? सर मुझे 31 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, तो सिर्फ 31, और क्योंकि मिनिमम पावर यहाँ पे 1 ही है, सो 31 ही वो सबसे बड़ा कंटेनर, मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर होगा जो इन तीनों को मेजर कर सकेगा। ठीक है, अगर पूछा जाए तो कितने टाइम्स में मेजर करेगा? 403 को 31 इंटू 13 टाइम्स में मेजर कर देगा। 434 को कितने टाइम्स में मेजर करेगा? सर 31 इंटू 14 टाइम्स में मेजर कर देगा। 465 को कितने टाइम्स में मेजर करेगा? सर 31 इंटू 15 टाइम्स में मेजर कर देगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, फिर से देख लो, फिर से वही है। बोलता है मर्चेंट 120 लीटर्स ऑफ ऑयल एक काइंड है, फिर 180 लीटर्स, फिर 240 लीटर्स है। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू सेल द ऑयल बाई फिलिंग द 3 काइंड्स ऑफ ऑयल इन टिन्स ऑफ इक्वल क्वांटिटी कैपेसिटी। देखो ये कहना चाह रहा है ना, ये इस लाइन से ये इन तीनों को ना सेल करना चाहता है बाय डिवाइडिंग इट। इन तीनों को सेल करना चाहता है, एक ही बार में 120 लीटर नहीं बेचना चाहता, इनको डिवाइड कर करके बेचना चाहता है। अब देखो जैसे डिवाइड कर करके बेचना चाहता है, तो अब डिवाइड कर देगा, तो अब बड़े क्वांटिटी को डिवाइड कर रहा है तो क्वांटिटी तो लेसर आएगा। तो आपको ये बोल रहा है कि वो व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टिन। अब यहाँ से ग्रेटेस्ट इसलिए बोल दिया कि वो सबसे बड़ी कैपेसिटी क्या होगी टिन की, जो तीनों के लिए सेम होगी, और डिवाइड कर रहे हैं, तो मुझे ये समझ में आ गया। अच्छा, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, अब डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो जो टिन का होगा, सबसे बड़ा वाला टिन, अब वो सब का सेम होना चाहिए, राइट? अब उस बड़े टिन को 120 को भी उसी में डिवाइड किया गया, फिर 180 को भी और 240 को भी। यानी वो जो सबसे बड़ा कैपेसिटी ऑफ टिन आएगा वो 120 को भी मेजर कर देगा, 180 को भी मेजर कर देगा, और क्या 240 को भी मेजर कर देगा। आइदर यू गो विद द क्या बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ एचसीएफ, या तो आप ये समझ लो कि हाँ अच्छा वो जो डिवाइड कर रहे हैं ना, तो आंसर तो छोटा ही आना चाहिए। आंसर छोटा आना चाहिए, तो हमारे पास तो ऑप्शन सिर्फ 2 है, एचसीएफ और एलसीएम। तो क्या निकालना है हम लोग को निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या प्राइम फैक्टरेशन में करना होता है? सर जो कॉमन है 2 है, 3 और 5 तीनों में दिख रहा है, क्योंकि एचसीएफ निकाल ले हो तो लीस्ट पावर लो। 2 का पावर लीस्ट क्या है? 2 है, 2 है, 2 से छोटा तो कुछ है नहीं। 3 का लीस्ट पावर क्या है? 1 है, और 5 है। तो 5 4 जा 20, 23 जा दैट विल बी हाउ मच, 23 जा कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, यानी 60 लीटर में हम 2 ऐसा टिन बना पाए 120 लीटर्स का, फिर 63 जा 180, तो कितना 60 लीटर के 3 बना पाए, फिर लास्ट वाला 64 जा। इससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं है जो डिवाइड कर सके तीनों को उसी इक्वल क्वांटिटी में।
ठीक है, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए, ज़्यादा अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इतना समझो कि डिवाइड किया गया, इनको मेजर करने का है, इनको डिवाइड करके अलग अलग टिन में डालेंगे हम, और वो टिन सेम रहना चाहिए क्वांटिटी का। तो जैसे ही डिवाइड करने की बात आई, अच्छा तो यानी इसका मतलब छोटा आंसर आएगा, इसका मतलब एचसीएफ निकालने का है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा अब ये बना लिया, अब एलसीएम देख लेते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन है, स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर। अब देखो 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं, एक लोग, एक ऐसा, इसका जो स्टेप है ना, इसका स्टेप, हर एक स्टेप 80 सेंटीमीटर, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, बट मैथ्स है, हमें तो मैथ्स समझना है। तो बोल रहा है हर एक स्टेप 80 सेंटीमीटर का है, तो 80 सेंटीमीटर, अगला जैसे ही स्टेप लेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 160 सेंटीमीटर दूर, समझ में आ रहा है। दूसरा जो इंसान है वो हर स्टेप ले रहा है कितना सेंटीमीटर का, 85 सेंटीमीटर का। ओके, और तीसरा जो इंसान है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो थर्ड वाला इंसान है, जो थर्ड वाला है, उसका जो गैप है दैट इज 90 सेंटीमीटर। ठीक है, what is the minimum distance that each should walk so that each can cover the same distance in complete step। अब देखो complete step का मतलब है कि ये 80 के बाद आधा स्टेप नहीं चलेगा, ये पूरा कंप्लीट, इसका एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है, मशीन की तरह। 80 है तो अगला फिर से 80, फिर 80, फिर 80, फिर 80, उसी तरीके से 90 वाला 90, 90, 90, 90, 85 वाला 85, 85, 85, 85। सो दिस इज डन। आपको ये समझ में आ रहा है। अब बोल रहा है मिनिमम डिस्टेंस जो ये तीनों चले, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस जो तीनों चले, सो दैट कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेप्स में खत्म किया जा सके। तो कहीं आपको ये नहीं, आपको नहीं लगता ये ऐसा पूछ रहे हैं क्या? आपको मालूम है, एक तो सीधा सिंपल है कि जो आंसर आएगा कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेप्स बोल रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा है 90 के बाद 180, तो वो मिनिमम डिस्टेंस चलने के लिए इनको इन तीनों से तो ज्यादा ही आंसर आएगा। ठीक है, इन तीनों से जैसे ही ज्यादा आंसर आएगा तो उस कॉन्सेप्ट पे हमें समझ में आ गया कि क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, राइट। और हमें ये भी तो बताया कि भाई ये बोल रहा है कि इन तीनों के प्रोडक्ट में ही तो होगा, अब 90 के बाद वो 180 चलेगा, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो यही तो पूछ रहा है कि सबसे छोटा वाला डिस्टेंस जो तीनों का मल्टीपल हो, तीनों का सबसे छोटा डिस्टेंस जो तीनों का मल्टीपल हो। तो मुझे समझ में आ गया कि इसमें वो मुझे क्या बोल रहा है कि मुझे क्या निकालने का है, एलसीएम निकालने का है, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होगा बच्चों, इन तीनों का जो कॉमन दिख रहा है 2 इंटू 3 दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, कॉमन नहीं, जो प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं 2, 3, 5 और 17 दिख रहे हैं। अब इसके मैक्सिमम पावर को कंसिडर करेंगे क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 2 का जो मैक्सिमम है वो 4 है, 3 का जो मैक्सिमम है वो 2 है, 5 का जो मैक्सिमम है वो 1 है और 17 का 1 है। तो जो एलसीएम होगा ये होगा, और कितना सेंटीमीटर होगा ये, एक बार में एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करना टाइम लगेगा, तो लेट्स सी, कैलकुलेटर हमारी हेल्प कर दे। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से तो दैट विल बी, अगर ऐसी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो 5 2 ज़ा 10 इंटू 2 क्यूब, अच्छा ठीक है आ गया। नाउ वी कैन डू वॉट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू इंटू 5 इंटू 17। सो दैट इज कमिंग 2 का पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 17 कमिंग 12240 सेंटीमीटर। ये है, ये इतना सेंटीमीटर उनको चलना पड़ेगा एग्जैक्टली ठीक है, ये सबसे छोटा डिस्टेंस है जो ये लोग कंप्लीट नंबर ऑफ स्टेप्स में क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एलसीएम। समझ में आया, ये सबसे इतना डिस्टेंस इन लोग को चलना ही पड़ेगा, और ये वो वाला डिस्टेंस है जो इनके मल्टीपल में आएगा, ये सबसे छोटा डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज 2 का पावर 4, ओके, नाउ 5 का पावर 1, ओके, 3 का पावर 2, ओके, एंड 17। ठीक है, समझ में आ गया। सो अगर इसको किलोमीटर में लिखें तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से लिखेंगे। ठीक है, 1000 से, सो दैट विल बी 12.24 किलोमीटर चलना पड़ेगा इन्हों। ओके, सो आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये बना लिया था। चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक स्वीट सेलर है जिसके पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है।
She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. अब देखो यहाँ पर हमें बचपन में बताया जाता था ना, जहाँ लीस्ट यूज करे वहाँ एलसीएम निकाल दो, जहाँ मैक्सिमम यूज करे वहाँ एचसीएफ निकाल दो. कई बार अप्लाई होता है, बट नहीं, इसको अप्लाई मत करो, ये सही तरीका नहीं है. मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको देखो, आप समझो. अब ये कैसे, जरा क्वेश्चन को समझ ले, हो क्या रहा है यहाँ पे. इसके पास 420 काजू बर्फी है, 130 बादाम बर्फी है. अब इसको स्टैक करने का है, किसमें, ट्रे में करने का है. अब ये ऐसे स्टैक करना चाहता है, कभी ऐसा कि एक बड़ा एक छोटा नहीं दिखे, सेम नंबर ऑफ दिखे, पाइलअप जो दिखे वो सेम नंबर का दिखे. ठीक है, जो जैसे ऊंचाई हो उसके सजाने के बाद अच्छा लगता है वैसे, राइट, सेम नंबर का दिखे. एक तो वो चाह रहा है, चाहे 420, और उसको ये भी ध्यान रखना है कि ईच स्टैक हैज द सच इन अ वे सेम नंबर. वो काजू बर्फी एक नहीं, काजू बर्फी के साथ बादाम बर्फी नहीं मिलाने का, काजू बर्फी को ही हर एक को सेम स्टैक, यानी काजू बर्फी को डिवाइड करने का है और उसको सेम हाइट देने का है डिवाइड करने के बाद. ठीक है, और बोल रहा है क्या, 130 को भी वैसे ही बर्फी को, बादाम बर्फी को डिवाइड करने का है, और फिर क्या करना है कि ऐसा डिवाइड करने का है. ठीक है, ये समझ में आया. और क्या बोल रहा है कि हाँ, सबका सेम नंबर होना चाहिए. 420 को डिवाइड करके आया वो हाइट दिया गया, चाहे 130 को डिवाइड करने का आया वो भी सेम हाइट दिया गया. तो कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, ये तो समझ में आया. ठीक है, ये समझ में आया. लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे पे वो क्या बोल रहा है कि अगर आप उसको मैक्सिमम हाइट दोगे तभी तो वो लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे करेगा. अब मैं 420 काजू बर्फी को सजाने का शुरू किया, 1 काजू बर्फी रख दिया, क्या ट्रे में आ भी पाएंगे वो? नहीं. तो बोल रहा है आप ऐसा करो कि मैक्सिमम हाइट दो. ये हमें समझना है कि लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे तभी होगा जब आप उस 420 काजू बर्फीज को सजाने के लिए हाइट देने के लिए क्या किया कर रहे हो, मैक्सिमम हाइट दे रहे हो. और वो मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम फैक्टर दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए. तो इससे भी हमें समझ में आ रहा है क्या कि हमें एचसीएफ निकालने का है, राइट. और अगर आपको ये समझ में आ गया 420 काजूस बर्फी को डिवाइड कर रहे हैं उसको हाइट देने के लिए, तो कम आ रहा है आंसर. 130 को भी डिवाइड कर रहे हैं तो कम आ रहा है आंसर. तो जैसे ही जो पूछा जा रहा है वो मुझे समझ में आ गया कि इन दोनों से कम आएगा, तो वो क्या हमें फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं. तो 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 130 का किया तो दैट विल बी 2 इंटू 5 इंटू 13. तो ये मुझसे बोल रहे हैं कि एचसीएफ निकालना है. एचसीएफ निकालने के लिए हम देखें दोनों में कॉमन कितना है. दोनों में कॉमन अगर हम देखें सो क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ बर्फी दैट इज व्हाट. अगर हम देखें तो सिर्फ 2 ही कॉमन है ना. यस, 2 है, 3 कॉमन है क्या, नहीं 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 65. ठीक है ठीक है, डन डन डन, नहीं 2 ही है. यानी क्या करें, वो जो मैक्सिमम हाइट हम दे सकते हैं 420 काजी को सजाने के लिए और 130 को करने के लिए, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, एग्जैक्टली दो दो बर्फी, दो काजू बर्फी, राइट. ट्रे काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ऐसे देख के लग रहा है. ठीक है, लेकिन दोनों नंबर्स के हिसाब से यही एचसीएफ है, राइट. प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो डन 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 डन. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, ये भी क्वेश्चन डन है. लेट्स मूव ऑन टू. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर्स ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रिस्पेक्टिवली. तो फ्रेंच के टीचर्स कैसे कितने हैं इस वर्कशॉप में, 48 रिस्पेक्टिवली का मतलब एक एक करके. पहली जिसकी बात हो रही है यहां पे नंबर्स भी उसी की बात हो रही है. तो फ्रेंच के कितने टीचर्स हैं, 48. हिंदी के कितने टीचर्स हैं बच्चों, 80 टीचर्स हैं उस वर्कशॉप में. और इंग्लिश के कितने टीचर्स हैं, 144 है. ठीक है, फिर बोल रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड. अब यहां से आपको समझना है, ये बोल रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड. ओके ठीक है, हमें ऐसा करना है, मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम की अरेंजमेंट करनी है सच दैट कि इन ईच रूम, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठें. ठीक है, सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठें और सब सेम सब्जेक्ट के हों. तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि 48, 80 और 144 को हमें ऐसे अरेंज करने का है, इन सारे टीचर्स को ऐसे अरेंज करने का है कि हर एक क्लासरूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स सबसे पहले तो बैठे. ठीक है, सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठे. तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डालना चाहता है एलसीएम या एचसीएफ, बट यहां ध्यान दो कि सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठे हैं आप हर क्लास में. ठीक है, नाउ सब सेम सब्जेक्ट के हो,
ऐसा ना हो कि आपस में हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जाए। तो यानी ये बोल रहा है 48 को आप डिवाइड कर, 48 को ऐसे बैठाओ, यानी डिवाइड करो कि सेम नंबर ऑफ टीचर्स। 80 को भी ऐसे ही डिवाइड करो कि जैसे आपने 48 को बैठाया है हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर्स से, वैसे ही 80 को भी डिवाइड करके सेम नंबर ऑफ टीचर्स बैठाओ, और वैसे ही 144 को भी सेम नंबर ऑफ टीचर्स डिवाइड करके अलग अलग रूम में बैठाओ। बट यहां पे एक चीज और इन लोगों ने बोला है कि ऐसा अरेंजमेंट करो सच दैट मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स आर रिक्वायर्ड, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रूम की रिक्वायरमेंट हो। ऐसे तो आप 48 टीचर्स को आप क्या कर सकते हो, एक एक रूम में भी बैठा सकते हो, ठीक है। 80 टीचर्स को क्या कर सकते हो, एक एक रूम में बैठा सकते हो। 144 टीचर्स को क्या कर सकते हो, एक एक रूम में बैठा सकते हो। बट क्या उसकी वजह से हमारा जो अरेंजमेंट होगा उसमें मिनिमम नंबर्स की रूम की रिक्वायरमेंट होगी जो बाकी ये लोग फिल करने के लिए बोल रहे हैं? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका कहने का मतलब है अगर मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स तभी रिक्वायर्ड होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा सेम नंबर ऑफ टीचर्स एक ही क्लासरूम में बैठा सके, ठीक है। अब यहां पे ये भी समझ में आता है कि क्या हो रहा है यहां पे कि 48, 80 एंड 144 को डिवाइड किया जा रहा है, मतलब इनको अरेंजमेंट करने के लिए डिवाइड किया जा रहा है ना। तो क्या, जैसे मैंने आपको बताया, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसका जो आंसर आएगा वो कम ही आएगा इनसे, राइट, इनसे कम आएगा। तो मुझे ये समझ में आ रहा है जो टीचर्स की अरेंजमेंट होगी इनसे कम आएगा। तो मैंने क्या बोला आपको, ऐसे केस में हम लोग को एचसीएफ निकालना है। बट क्वेश्चन से भी समझ में आ रहा है कि हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ टीचर्स, सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को हर एक रूम में बैठाने वाले हैं अलग अलग, राइट। तो मुझे ये समझ में आता है कि जैसे ही आंसर इसका कम आएगा, दैट मींस वी हैव टू फाइंड व्हाट, एचसीएफ ऑफ दिस, राइट। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी तीनों का फैक्टराइजेशन आपको करके दे रखा है। एचसीएफ निकालने के लिए करते क्या है, अगर मुझे एचसीएफ निकालने का है, ठीक है, तो जो प्राइम नंबर्स जो भी इन सब के में यूनिक प्राइम नंबर्स इंक्लूड किए गए हैं, आप उनका प्रोडक्ट लिख दो। 2, 3, 5 दिख रहा है मुझे, क्योंकि हम लोग एचसीएफ, सॉरी हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, एलसीएम नहीं निकाल रहे हैं। तो जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन मुझे जो दिख रहा है वो क्या है, यहाँ पे 2 का पावर 4 ही तो दिख रहा है, 2 का पावर 2 दिख रहा है, और तो कोई प्राइम नंबर तीनों में कॉमन दिख नहीं रहा है। सो दैट मीन्स 2 का पावर 4, ठीक है। और मिनिमम पावर देखा जाए, क्योंकि एचसीएफ लिख रहे हैं, तो जो भी प्राइम नंबर्स होगा उसका मिनिमम पावर कंसिडर किया जाएगा। और मिनिमम पावर इतना है क्या, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कितना है, 4 है, राइट। तो एचसीएफ ये हो गया। तो मुझे पता चला कि हर एक क्लासरूम में मैं टोटल कितने टीचर्स बैठाऊंगा, 16, जो कि सब सेम सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। और क्या होगा, सेम सब्जेक्ट का होगा, और हाँ, ठीक है, और सेम नंबर ऑफ टीचर, हर क्लासरूम में 16 टीचर्स। तो अगर हमसे पूछा जाए 48 फ्रेंच टीचर्स को बैठाने के लिए कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी, हर एक क्लासरूम में हम लोग कितने बैठा रहे हैं, 16। सो इस वजह से मुझे फ्रेंच टीचर, ठीक है, फ्रेंच टीचर्स को बैठाने के लिए कितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट विल बी 48 डिवाइडेड बाई 16, तो 3 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी। 16 से बड़ा वो कोई नंबर ही नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, यानी 16 से बड़ा कोई ये हो ही नहीं सकता जिससे आप इन सब को सेम में डिवाइड कर सकते हो। अगर आप देखो तो इंग्लिश टीचर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, हमारे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी कितना, 80 डिवाइडेड बाई 16, राइट। सो 16 5 80, यानी 5 रूम, 3 रूम, और लास्ट में 144। तो 144 टीचर्स को बैठाना है, और हर एक रूम में 16 टीचर्स बैठेंगे। तो 16, आई थिंक 16 कितना हो जाएगा ये, 9, हाँ, 9 6 54, 4 यहाँ पे 5 गया, राइट, 14। यानी टोटल रूम्स कितने नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड होंगे, 9, 9 3 12, 12 5 17। तो टोटल हमें 17 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपको यहां से ये समझना था कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स तभी रिक्वायर्ड होगा, कब, जब हम इन सब को, मतलब एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर लेंगे जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। एक तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एचसीएफ एलसीएम से समझ में आता है। एक आपको ये भी समझ में आता है कि जो टीचर्स का रिक्वायरमेंट, टीचर्स को जो रूम में बैठाया जा रहा है उनको डिवाइड करके बैठाया जा रहा है, तो जो आंसर आएगा वो इन तीनों से कम होगा। सो इन दैट केस आई हैव टू फाइंड एचसीएफ। अगर आप इन दोनों बेसिक्स को लेके चलोगे ना, तो कभी आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि मुझे एचसीएफ निकालने का कि एलसीएम निकालने का इस केस में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। नाउ 2025 का एक क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, बोलता है 3 सेट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक have to be stacked in such a way that all books are stored subject wise। सबसे पहले देखो क्या, क्योंकि क्या बोल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का बुक है, इनको स्टैक किया गया, इनको सजाया जा रहा है, स्टैक किया जा रहा है एक के ऊपर ऐसे एक रख के, कि सच दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड इन सब्जेक्ट वाइज। ऐसा नहीं कि 2 डिफरेंट सब्जेक्ट के एक साथ मिल गए,
सब सब्जेक्ट वाइज ही स्टैक किए गए हैं एंड हाइट ऑफ द ईच स्टैक इज सेम। अब आपको ये समझ देखो, अब फिर से यहां पे आप देख रहे हो कि जैसे ही पहली बार बोल दिया गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अभी तक हम लोग इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं इतने सारे प्रॉब्लम्स करने के बाद कि जैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात किया और उनको डिवाइड करने की बात कर रहा है, डिवाइड करके सजाने की बात कर रहा है, तो मुझे ऑलरेडी समझ में आ गया इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, एचसीएफ निकालने का है, राइट। तो ये बोल रहा है कि स्टैक करने का है और हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम, कॉमन फैक्टर, राइट। द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स 144, केमिस्ट्री बुक 180 और मैथमेटिक्स बुक 192। ठीक है, अज्यूमिंग दैट बोथ आर सेम, क्योंकि देखो सेम थिकनेस रहेगा तभी तो नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा, जब हम सब सेम नंबर ऑफ बुक्स रखेंगे तब सबकी हाइट सेम आएगी, राइट। तो वो बोल रहा है कि ठीक है, ईच दैट्स वाई द हाइट ऑफ द ईच स्टैक इज सेम के लिए ही कवर करने के लिए उसने ये बोला है कि सबका जो नंबर ऑफ बुक आप रखोगे, सबका जो बुक का थिकनेस होगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, सबका सेम होगा। तो आई होप कहीं ना कहीं इमेजिनेशन हो रहा होगा ये, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक। ठीक है, तो आपने जो स्टैक करके रखा है, हर एक का जो बुक को सजाया है और सेम नंबर ऑफ बुक से सजाया है, उनकी हाइट सेम हो, तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ बुक्स रखने पड़ेंगे। जैसे ही बात आई डिवाइड करने की, उनको सजाने की डिफरेंट डिफरेंट में, इसका मतलब आंसर कम आने वाला है, कम आने वाला है, इसका मतलब एचसीएफ निकालने का है। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, 144 और 180 और 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है। जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आया वो आया बच्चों ये 144 का ये आया, 180 का ये आया, 192 का ये आया, क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, तो आपको देखना है जो तीनों में कॉमन है, कौन सा प्राइम नंबर तीनों में कॉमन है। तो बच्चों वो है 2, दूसरा है 3। क्योंकि हम एचसीएफ लिख रहे हैं बच्चों, तो हम ध्यान रखेंगे, एचसीएफ लिख रहे हैं ना, तो हम ध्यान रखेंगे क्या, हाँ ध्यान रखेंगे कि मिनिमम पावर को कंसिडर करना है। तो 2 का पावर 2 इज द मिनिमम एंड 3 का पावर क्या है, 3 का पावर 1। सो अब हमसे पूछा जाए कितना हो गया, 4 इंटू 3 12, यानी हर एक जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स थे यहाँ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उन सब को कितना 12 12 की हाइट में हम लोग सजाएंगे, राइट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 144 बुक्स फिजिक्स के हैं, तो 144 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि हर एक नंबर ऑफ बुक जो हमें सजाना है वो 12 है, तो 144 बाई 12 कितना हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा। यानी फिजिक्स के बुक को सजाने के लिए हमें कितने ऐसे स्टैक की जरूरत पड़ेगी, 12 स्टैक्स की, और हर एक स्टैक में कितने नंबर ऑफ बुक्स होंगे, 12 होंगे। केमिस्ट्री के लिए वैसे ही देखा जाए 180 बाई 12 करेंगे, तो 180 बाई 12 कितना आएगा, 15 आएगा, 12 1 12, 60, 12 5 60। ठीक है, तो 15 यानी 15 स्टैक्स की जरूरत होगी, और वहां पे भी अरेंजमेंट हर एक बुक की जो टोटल स्टैक की जो नंबर ऑफ बुक्स होगा उसमें वो कितना होगा, 12 होगा। लास्ट में 192 आ जाता है। तो अगर 192 मैथ्स के बुक को सजाने का है, तो मुझे तो मालूम है हर एक स्टैक में 12 नंबर ऑफ बुक्स रखने हैं, तो मैथमेटिक्स बुक को सजाने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टैक्स हो जाएंगे, 192 डिवाइड बाई 12। तो अगर हम करें 12 1 12 एंड 7 2, 12 6 72, तो ऐसे टोटल 16 स्टैक्स लगेंगे। तो आई होप इसके बाद ना आपसे आज के बाद कभी भी एचसीएफ और एलसीएम का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम की बात आएगी, तो आपको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगा और आसानी से कर लोगे। बस इतना ध्यान रखना कि एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है। मतलब यही है, एचसीएफ का मतलब सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सके, तीनों को मेजर कर सके। यहां पे भी ध्यान दो, तो ये यही तो बोल रहे हैं कि आप मुझे सबसे बड़े लेंथ हाइट का बताओ और ऐसा स्टैक करने का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बुक रखो। ठीक है, तो उसके वाइज क्या, सब्जेक्ट वाइज रखो, सच दैट वो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो इन अनदर वर्ड्स वो क्या पूछ रहे हैं, एचसीएफ ही तो पूछ रहे हैं। बाकी आपको ये भी समझ में आ गया कि हाँ, जब भी ऐसा आंसर, मुझे कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा कि आंसर ना जो दे रखा है, जो वो पूछ रहा है, उनसे कम ही आने वाला है। तो इसका मतलब मुझे क्या है, निकालना है, एचसीएफ निकालने का है। जहां क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आता है कि यार इसका आंसर तो ज्यादा आना चाहिए इन सबसे जो दे रखा है, जिनका जो भी नंबर्स दे रखे हैं निकालने का, तो ज्यादा आएगा, इसका मतलब क्या, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम का मतलब भी होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इनका मल्टीपल होना चाहिए, जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनके मल्टीपल होने चाहिए। अंडरस्टूड। सो आई होप इस दोनों कॉन्सेप्ट के साथ आज के बाद आपको कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन तो एचसीएफ और एलसीएम का आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में और हम लोग पढ़ेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम से और क्या चीजें, क्वेश्चन जो रैंडम कभी कभी पूछ ली जाती है, तो वो भी हम लोग डिस्कवर करेंगे। सो आई होप ये सब समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट बोला जा रहा है यहां पे, द ग्रेटेस्ट नंबर
द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। बट डिवाइड जब करे तो जब 70 को डिवाइड किया तो वो कितना रिमाइंडर छोड़ा, 5, एंड जब 125 को डिवाइड किया तो 8 छोड़ा रिमाइंडर। अब देखो, अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता कि सबसे बड़ा नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड कर दे, तो यू नो दैट कि सर एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहे हैं। एचसीएफ का तो मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो जिनका भी पूछा जा रहा है उन सबको डिवाइड कर दे। तो यहां पे तो डायरेक्टली एचसीएफ पूछ रहा है, बट यहां पे ध्यान दो कि जब वो 70 को डिवाइड, वो ऐसा नंबर है जो 70 को जब डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर छोड़ा, 5। तो 70 को नहीं डिवाइड कर पाया, वो डिवाइड करने के बाद 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है। इसका मतलब वो किसको डिवाइड किया, रिमाइंडर का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा। तो उस एक्स्ट्रा को जब हम निकाल लेंगे तो 70 माइनस 5 करेंगे तो कितना आया, 65। तो वो जो नंबर है वो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। ओके, नाउ इन द सेम वे 125 को वो नंबर डिवाइड नहीं किया, नहीं कर पाया, वो उसको डिवाइड करने गया तो 8 रिमाइंडर आ गया। 8 रिमाइंडर आ गया मतलब 8 एक्स्ट्रा आ गया। 8 एक्स्ट्रा आ गया तो इसमें से 8 निकालते हैं। जैसे ही 8 निकालेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा, 117। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अगर नया मैं बोलूं तो क्वेश्चन नया बन के ये हो चुका है, वैसा नंबर जो कि 65 और 117 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। जो डिवाइड कर देगा वही, वो जो डिवाइड करे, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, दैट विल बी व्हाट, एचसीएफ, राइट। द ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है ना, तो सबसे बड़ा नंबर जो 65 और 117 को डिवाइड करेगा। अगर हम 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं बच्चों तो ये आ रहा है 5 इंटू 13, एंड 117 का हम लोग निकालते हैं, सो दैट विल बी कमिंग हाउ मच, अगर 13 से करूं मैं, 13 इंटू वॉट, 13 इंटू 9, 9 3 27 बच्चों, और 2 आएगा तो 1। तो अब हम देखें कि सबसे बड़ा वो कौन सा नंबर है, 13। सो 13 ही सबसे बड़ा नंबर है जो 65 और 117 को डिवाइड कर पाएगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो 13 ही सबसे बड़ा नंबर है जो 70 को डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर छोड़ेगा, और 125 को डिवाइड करेगा तो 8 रिमाइंडर छोड़ेगा। सिर्फ इतना समझना था कि एचसीएफ का तो मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, का मतलब ही इन अनदर सेंस, ये तो सिर्फ वर्ड इसका क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर सके। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले पार्ट में ये बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ओके, चलो अब यहां फिर से बोलते हैं द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले लीस्ट नंबर बोल रहा है, ठीक है, लीस्ट नंबर बोल रहा है, ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। द लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच। अब देखो, अब ये बात कर रहा है उस नंबर की, देखो अब यहां पे क्या बोल कर रहा है कि इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर नहीं पूछ रहा है, इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर नहीं पूछ रहा है। और अगर ऑप्शन के हिसाब से भी हम चलें तो आप देख रहे हो वो तीनों से ज्यादा है सारे ऑप्शंस, इसका मतलब एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। बट हमें एलसीएम का बेसिक मतलब ही तो समझ में आता है, एचसीएफ और एलसीएम का ही तो डाउट है। तो यहां हमें पता है कि वो वाला नंबर विच इज डिविजिबल बाय इन तीनों से, वो जो नंबर है वो इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए, और वो भी सबसे छोटा नंबर, और वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 16, 20 एंड 50, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल हो। व्हाट डज दैट मीन, यानी वो बोल रहे हैं मुझे एलसीएम निकालने के लिए। क्या ये हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों का मल्टीपल हो, राइट, इन तीनों का मल्टीपल हो। वो कहीं ना कहीं यहां से ऐसा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट क्रिएट करना चाहते थे बच्चों में कि डिविजिबल बाय जो इन सबको डिवाइड कर दे। अगर मैं ये बोलता ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर, तब मैं एचसीएफ की तरफ जाता, कॉमन फैक्टर की तरफ जाता। बट बोल रहा है कि वो जो नंबर है वो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, दैट मींस इन तीनों का मल्टीपल है वो, राइट। तो इसका मतलब एलसीएम निकालने की बात हो रही है। अगर 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम देखें तो वो कितना हो जाता है, 8 2 यानी 2 का पावर 4, राइट। 20 की बात करें तो 5 4 जार 20, तो 2 स्क्वायर इंटू 5। 50 की बात करें बच्चों तो 5 इंटू 10, राइट, तो 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं, तो ये सबसे पहला नंबर होगा जो इन तीनों से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये एलसीएम में क्या करते हैं, जो प्राइम यूनिक प्राइम नंबर है उनको लिख लिया, 2 और 5 ही तो दिख रहे हैं मुझे, और उसके मैक्सिमम पावर को कंसिडर किया जाता है। तो 2 का पावर 4 एंड 5 का पावर 2।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 कितना, अगर ऐसा देखें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया कि कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर इंटू क्या कर सकता हूं मैं, 5 2 10, एक्सपोनेंट का लॉ लगा सकते हैं, दोनों के ऊपर पावर सेम है बच्चों, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 10 स्क्वायर यानी 4 इंटू 100 बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 400। अब 400 सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या तो हम ऐसे एलसीएम के कॉन्सेप्ट में बोल सकते हैं जो इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, राइट। बट हमें क्या 400 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। अगर हम 400 को देखें तो इसके 400 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, देखा जाए तो आई थिंक यस इट्स, ये 400 है किसका, 20 का स्क्वायर है, राइट, 20 का, हाँ यस 20 का स्क्वायर है। बट क्या 400 दे रखा है, नहीं। तो हमें 400 के मल्टीपल्स में जाना है, क्योंकि पहला नंबर 400 है तो एलसीएम का मतलब ये होता है 400, तो अगला जो होगा जस्ट इसका मल्टीपल, दैट विल बी ये 400 का जस्ट अगला क्या हो जाएगा 800, राइट, देन 1200। सो 800 भी नहीं है तो अगला कौन सा है 1200। सो दिस वन इज राइट ऑप्शन। ओके, सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, राइट, डन। सो इस पार्ट में इतना ही था। वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर इतना छोड़ दे। तो एक्चुअली आपसे क्या पूछ रहे हैं, एचसीएफ पूछ रहे हैं, बस रिमाइंडर छोड़ने की बात कर रहे हैं, आप वो वहां से एक्स्ट्रा निकाल दो। एक्स्ट्रा निकाल दोगे यानी वो जो नंबर्स आए हैं उनको कंप्लीटली डिवाइड करना ही पड़ेगा। कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसका मतलब एचसीएफ पूछा जा रहा है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि इन सब से डिवाइड हो जाए, इन सब से डिवाइड हो जाए, या इन सब का ये 3 नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी वो जो नंबर होना चाहिए इनका मल्टीपल होना चाहिए, और इनका मल्टीपल की बात कर रहा है तो दैट मींस एलसीएम की बात कर रहे हैं। सो आई होप ऐसे क्वेश्चन का और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो, बट दीस क्वेश्चंस आर वेरी इजी है वंस यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अगले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इस पे भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट टू ऑल्सो। ये पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम, देखो एचसीएफ एलसीएम में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए, हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से जो कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है उस पर भी क्वेश्चन बना लिए, राइट। देन हमने जो एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक लेकर के जहां रिमाइंडर इतना छोड़ा गया, इससे डिवाइड किया, तो वो सारे भी क्वेश्चन कर गए। इस पार्ट में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये एक नई लर्निंग है जो हमें समझ में आना चाहिए, क्या कि एचसीएफ इंटू कोई भी दो नंबर का अगर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालें और उन दोनों का प्रोडक्ट करें, सो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर हमें एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, या ये बस इतना जानना है कि किसी भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, जो आपको दो नंबर्स के निकालने के लिए दिए गए ना क्या एचसीएफ और एलसीएम, उन्हीं के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ध्यान रखना HCF इंटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कभी भी ये 3 नंबर या 4 नंबर में अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें ऑब्जर्व किया गया, जब दो नंबर्स का HCF निकाला जाता है, जब दो नंबर्स का LCM निकाला जाता है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखो, उस पर एक सिंपल सा बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ये पूछा गया है 2025 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये बोल रहे हैं कि HCF इंटू HCF दे रखा है आपको, HCF दे दिया गया किसका 2520 एंड 6600 का, क्या 40 है। LCM क्या दिया गया बच्चों कि 2520 और 6600 का 252 इंटू के है, ठीक है भाई। अब HCF भी मिल गया, LCM भी मिल गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, द वैल्यू ऑफ के। तो वैल्यू ऑफ के, तो अब हमें याद आएगा कि अच्छा इन सब को रिलेट करने वाला क्या हो सकता है क्वेश्चन। तो हमें याद आएगा कि हाँ, क्या पढ़ा है हम लोगों ने कि हमेशा दो नंबर्स का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है हमेशा इक्वल क्या होता है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल। तो अगर डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाएं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो गया 2520 इंटू 6600। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है कि प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कई बार ये जरूरी होता है कि अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है उस कैटेगरी में आ रहा है, अच्छा ये वाला प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम्स में आ रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके HCF और LCM निकालेंगे। तो कई बार जब ये ब्रांचेस आपके लिए इजी हो जाते हैं ना कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो उस फॉर्मूले पे बेस्ड है, उस कैटेगरी में फॉल करता है, तो आपके लिए और आसान हो जाता है क्वेश्चन बनाने का।
तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मुझे दे रखा था, दो नंबर दे रखे हैं और एचसीएफ और एलसीएम भी दे रखा है, बस उसमें एक के जो है वो अननोन है। तो मुझे समझ में आ गया, अच्छा अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दूं, राइट, तो ये मुझे बता देगा कि के कितना आ रहा है। अगर मैं सारे वैल्यूज इसमें पुट कर दूं तो क्या है 2520 इंटू 6600 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है बच्चों 40, एलसीएम 252 इंटू के। अगर ध्यान से देखो तो मुझे के ही तो निकालना है, तो के से जो भी मल्टीप्लाइड है वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो 4 ये 0 0 कट जाएगा, 252 देखूं तो यहां से काटूंगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, राइट। 4 से 60 कट सकता है, तो 4 से मैं कट करूं तो 4 1 4, 2 6 4 6 24 205। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1650। सो विच इज द राइट ऑप्शन ए। तो ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है जो सीधे डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो मैं आपको पार्ट बाय पार्ट इसलिए बता रहा हूं ना कि सिर्फ आप क्वेश्चन देख के ना ये समझ में अच्छा यहां ये इस क्वेश्चन में फॉल कर रहा है, तो आप सिर्फ उसी डायरेक्शन में सोचो। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट किस चीज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ड प्रॉब्लम्स तो हम लोगों ने कर लिया, ओके नाउ सो यस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूविंग नंबर्स टू बी ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। आपको ये प्रूव करना होगा, ये सीबीएसई ये एनसीईआरटी में है एक पार्ट जहां पे आपको ये आना चाहिए कि कोई भी अगर नंबर दे रखा है, ठीक है, आप उसको कंपोजिट नंबर प्रूव करो। अब कंपोजिट नंबर मैंने आपको पहले पार्ट में ही बताया, कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, राइट, दो से ज्यादा जिसके भी फैक्टर होंगे तो वो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। याद रखना स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है बच्चों 4। क्यों, क्योंकि इसके ये सबसे छोटा नंबर है जिसके 3 फैक्टर्स हो जाते हैं। 4 से कोई छोटा नंबर ही नहीं है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो 4 इज अ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या हो गया 1 इसके फैक्टर है, 1 4 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 1 तो सबको डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करेगा 4 को, और नंबर तो खुद को डिवाइड करता ही है। तो 1 2 4 आर व्हाट फैक्टर्स ऑफ 4। तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कई बार ऐसे पूछा गया है, ठीक है, कि दे आस्क कि व्हाट इज द ये एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना हो गया बच्चों 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया 4, तो इनका एचसीएफ क्या होगा 2। 2 ही तो सबसे बड़ा नंबर है जो 2 और 4 को भी डिवाइड कर देगा। तो चलो यहां पे आते हैं कि इस पार्ट में कैसे हमें प्रूव करना है। देखो आपको बोलना है कि शो दैट द नंबर, ये जो लिखा हुआ है ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर शो करने के लिए मुझे सिर्फ इतना ही तो दिखाना है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, यही तो मुझे दिखाना है। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो पहला टर्म है 5 इंटू 11 इंटू 17, ठीक है, और इधर बीच में है प्लस 3 इंटू 11। ये प्लस क्या कर रहा है, दो टर्म्स में बांट दे रहा है। दो टर्म्स है, एक पहला टर्म है 5 इंटू 11 इंटू 17 एंड द सेकेंड टर्म इज 3 इंटू 11। अगर हम देखें दोनों टर्म्स में आपको दिख रहा है 11 कॉमन दिख रहा है, 11 कॉमन दिख रहा है। मुझे सिर्फ इतना दिखाने का है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे ही 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा दिया तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं कि दोनों नंबर में दोनों जो टर्म्स हैं उसमें 11 कॉमन है, लेट्स टेक 11 कॉमन आउट। सो 11 लिया मैंने, अब क्या हुआ 5 इंटू 17 नाउ प्लस व्हाट, नाउ क्या हो बचा रहे सेकेंड टर्म में, क्योंकि आपने 11 लिया है बाहर, ब्रैकेट से बाहर ले लिया है, तो पहले वाले टर्म में क्या बचा रह गया 5 और 17, ठीक है, प्लस की जगह मैंने प्लस डाला, सेकेंड टर्म में क्या बचा रह गया बच्चों 3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी काफी है प्रूफ करने के लिए 11 इंटू समथिंग। अब 11 इंटू समथिंग जो भी आ गया आपका यहां पे, जो भी आया होगा जो भी ब्रैकेट के अंदर है, तो एक फैक्टर तो ये हो गया, एक फैक्टर तो ये हो गया, ये नंबर जो भी आएगा वो तो खुद का फैक्टर होता ही है और 1 तो होता ही है। तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया कि ये कंपोजिट नंबर है। जस्ट इन केस कि मुझे और भी 17 फाइजा कितना होता है 85, 85 प्लस 3 का क्या करेंगे 88, राइट, 17 फाइजा 85 और 3 88। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। कैसे 11 इंटू 8 88 करके एक और नंबर निकलेगा, और हर एक नंबर 1 और खुद का तो फैक्टर होता ही है, ठीक है, तो वो दो रहेंगे ही रहेंगे। बट इसमें 11 भी आ गया 88 भी आ गया, तो मेरे लिए काफी है कहना क्या कि ये जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये क्या एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप आराम से लिख दो। हेयर वी कैन सी दैट, हेयर वी कैन सी दैट द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 factors,
जैसे ही मोर देन 2 फैक्टर्स हो गया तो क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर है, यही आपको दिखाना था। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई द फर्स्ट एंड द सेकंड आर कंपोजिट नंबर। फिर से वही चीज है, कॉमन लेने का, दिखाने का कि दो से ज्यादा इसके फैक्टर है, एंड दिस इज डन। तो पहला क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, राइट। अब क्या करेंगे, फिर से यहां आपको दिख रहा है दो टर्म, फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट, दोनों टर्म सेपरेटेड है प्लस से। Now you can see the 13 is common in both of the terms. So let's take 13 out. So if I take 13 out, so it will be how much, 7 into 11 plus कितना 1. So क्या हो गया 13, और ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 7 into 11 that will be 77 plus 1 कितना हो जाएगा 78. अब फिर से आपको दिख रहा है कि 13 into 78 कोई ना कोई एक नंबर होगा। आपने दिखा दिया कि 13 भी है, इसके जो फैक्टर होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इसमें दिखा दिया ना आपने, 13 भी होगा इस नंबर का फैक्टर, एंड क्या होगा, क्योंकि वहां से डायरेक्टली देखने में नहीं पता चल रहा था दो टर्म में, बट यहां से मुझे पता चल रहा है कि उस नंबर जो लिखा हुआ है ना, उसको ये भी लिखा जा सकता है। अब ये लिखा जा सकता है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है मुझे कि जो नंबर आएगा उसके तो दो से ज्यादा ही फैक्टर होंगे। 1 तो हमेशा रहता ही है हर किसी का फैक्टर, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो वही नंबर आता है। तो 13 भी है, 70 भी है, 78 को आप फर्दर फैक्टराइज करोगे तो अगेन 2 आएगा, राइट। तो मुझे सिर्फ इतना दिखाना है कि हाँ भाई ये तो इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं, जो मुझे देखने में नहीं लग रहा था, ये देखने में नहीं लग रहा कि क्या नंबर है, बट इसको ऐसे आपने शो कर दिया, तो यू कैन से दैट दिस नंबर विच इज गिवन इज व्हाट, कंपोजिट नंबर। वैसे ही ऊपर वाला नंबर देख लो आप, ऊपर वाला क्या दे रखा है, सिंपल क्वेश्चन है ये, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, और ये सब 2025 में डिफरेंट सेट्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और ये एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो काफी आप क्या करोगे यहाँ पे, यू कैन सी दैट 5 इज कॉमन, ठीक है, इफ 5 इज कॉमन इन बोथ ऑफ द टर्म्स, यहाँ पे फिर से सेपरेटेड है टर्म्स किससे, प्लस से। सो इफ यू टेक 5 आउट, सो व्हाट इज लेफ्ट, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, इंटू 1, तो बात बराबर हो गई, प्लस अब यहाँ 5 से क्या मल्टीप्लाई करें 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 5 इंटू, अब देखो 5 इंटू समथिंग, अब आपको मालूम है 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में आपने दिखा दिया ना, जैसे ही 5 इंटू समथिंग के फॉर्म में दिखा दिया तो क्या आपको साफ साफ दिख रहा है, नंबर देख के पता नहीं चल रहा था, बट ऐसे अरेंजमेंट के साथ मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है, एक तो 5 फैक्टर हो जाएगा और एक इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो भी फैक्टर है। अभी ध्यान से देखो तो ये 5 जैसे ही एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा था प्रोडक्ट में, तो आपको दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 1 तो कोई भी नंबर 1 उसका फैक्टर होता ही है, और वो खुद भी उसका फैक्टर होता है, 5 का फैक्टर 5, 99 का फैक्टर 99, राइट। तो ये खुद नंबर होते हैं, 2 तो ऑलरेडी होते ही हैं, 2 से ज्यादा मुझे 5 डायरेक्टली दिख रहा है। तो अब आप बोल सकते हो कि हाँ जो ये एक्सप्रेशन जो ऐसा दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 4 प्लस इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो ये भी क्या है, ये भी कंपोजिट नंबर है। सो 2 मार्क का क्वेश्चन, बस ऐसा अरेंजमेंट किया, प्रोडक्ट ऑफ 2 में दिखा दिया, तो आप बता सकते हो कि हाँ ये तो कंपोजिट नंबर है, ओके। क्योंकि ये काफी है, आपने प्रोडक्ट ऑफ 2 में दिखा दिया ना, तो ये काफी है कहना कि हाँ भाई इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन बन गया। फिर देखो स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई इन ईच केस। बोल रहा है पहला कंपोजिट नंबर है, ये ट्रू है या फॉल्स है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। नाउ ये दो टर्म्स जो प्लस से सेपरेटेड हैं, कैन वी टेक 7 आउट बच्चों, बिल्कुल ले सकते हैं 7 आउट। सो क्या बचा रह जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, ये वही टर्म्स आ रहे हैं। नाउ वी कैन सी 7 इंटू वॉट, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 31, ठीक है। अब देखो, अब अगर ध्यान से देखो 1 इंटू तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से ज्यादा फैक्टर आपको दिख रहे हैं, क्योंकि 1 तो हर एक का फैक्टर होता है। यहां पे आपको दिख रहा है कि जो नंबर 7 इंटू 31 को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसका तो फैक्टर ऑलरेडी 7 और 31 है ही, ठीक है, 7 और 31 दोनों प्राइम नंबर है, बट आपको दिख रहा है ना कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, 7 भी उसको डिवाइड कर देगा, 31 भी उसको डिवाइड कर देगा। तो ये काफी है कहने के लिए कि जो नंबर हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाला है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यस, आपने दिखा भी दिया और आपने ये जस्टिफाई भी कर दिया कि पहला वाला कंपोजिट नंबर है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला क्या कह रहा है बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे भी दो टर्म्स हैं, बट वी कांट टेक एनीथिंग कॉमन आउट ऑफ दिस, राइट। तो अब हमें इसे मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो 7 5 जा 35, 35 2 जा कितना, 35 2 जा इज हाउ मच 70, एंड 73 जा कितना हो जाएगा बच्चों,
70 इंटू 3 दैट इज 210 एंड 211। अब आपको देखना है कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और ये क्या है 1। तो आपको ये देखना है कि क्या ये प्राइम है क्या, राइट अब ये आएगा ना 30 इंटू हाँ 7 दैट विल बी 210, हाँ 211 आ रहा है। अब मुझे ये देखना है कि क्या 211 मेरा कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। तो अब या तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देख लो, अब देखो एक एक करके, बट आपको ये देखना कि अगर ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? 211 के पास वाला कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। सोचो क्या है इससे छोटा वाला, जस्ट सोचो कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखो तो परफेक्ट स्क्वायर इसके बाद क्या होता है 225, जिसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 15, ठीक है 225 का 15। अब 15 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स हैं उसको डिवाइड करके देखो आप, किसको 211 को। मैं क्या बोल रहा हूं कि 211 के जस्ट पास वाला आपको कौन सा दिखा 225 दिखा, ठीक है तो 225 का आप स्क्वायर रूट लो तो क्या हो गया 15। अब 15 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स हैं उनको डिवाइड करके देखो 211 से, क्या डिवाइड हो रहे हैं? अगर नहीं, रादर देन हर एक प्राइम नंबर से हम डिवाइड करके देखते रहें, तो ये एक आसान तरीका है ये बताने का कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया 15 लिया, 15 से छोटे प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, दैट विल बी 2, फिर क्या हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 7, फिर क्या हो जाएगा 11, फिर क्या हो जाएगा 13। तो अगर इन सब से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये काफी है ये कहने को कि क्या 211 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो पहला वाला तो ट्रू है। अब यहां से देखते हैं क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं। क्या 3 से डिवाइड होगा? तो डिजिट्स का सम 2 + 1 + 1 4 आ रहा है, तो 4 के 3 के मल्टीपल में आता नहीं है, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्या 5 से होगा बच्चों? नहीं होगा 5 से डिवाइड, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 0 आ 5 है नहीं। तो चलो वो 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 3 21, एक रिमाइंडर, 7 कभी भी डिवाइड नहीं कर पाएगा तो 7 से भी नहीं होगा। 11 से करके देख लेते हैं। 11 1 11, सो 10 103, 103 11 के अगर मैं इसको करूं 211 को 11 से डिवाइड, 11 1 11, सो इट विल बी 10। 101 तो कभी भी नहीं आता 11 के टेबल में, तो 11 से भी नहीं होगा। 13 से भी करके देख लेते हैं। 211, 13 1 13, सो द रिमाइंडर विल बी कितना 8 1, और 13 के टेबल में 81 कभी नहीं आता है, तो 13 से भी नहीं। तो 211 इज व्हाट? नॉट कंपोजिट नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर है तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स। और ये वाला क्या स्टेटमेंट हो जाएगा? ट्रू। और आपने जस्टिफाई भी कर दिया कि 211 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो आई होप ये भी आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। फिर ये भी, ये सब 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, राइट नाउ। ये पी क्यू आर इज अ डिस्टिंक्ट 3 प्राइम नंबर्स, ठीक है। चेक वेदर पी क्यू आर प्लस क्यू इज कंपोजिट नंबर और। देखो सबसे पहला चेक करने के लिए बोल रहा है कि चेक करके बताओ कि P इंटू क्यू इंटू आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, प्लस Q एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं। अगर मैं इन टर्म्स को देखूं बच्चों, ये लिखा हुआ है P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू। अब इसको चेक करने के लिए बोल रहा है, P Q R कोई भी डिस्टिंक्ट नंबर हो सकता है, बट इसको चेक करने के लिए बोल रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। देखो कंपोजिट नंबर के लिए मुझे सिर्फ इतना ही दिखाना है कि 1 एंड उस नंबर 2 के अलावा, 2 नंबर्स के अलावा एक और कोई तीसरा फैक्टर भी है, ठीक है। जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं वो क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। अगर यहां 2 टर्म्स देखो आप P Q और Q, तो दोनों में वी कैन टेक व्हाट? Q कॉमन आउट, क्योंकि Q जो टर्म्स है ये इनटू है बीच में बच्चों, दिस इज इनटू, ओके दिस इज इनटू, पॉइंट नहीं इनटू है ये। तो दोनों में हम ध्यान से देखें तो Q तो कॉमन आपको दिख ही रहा है, तो जैसे ही Q कॉमन दिख रहा है तो टेक Q आउट। जैसे ही मैंने Q आउट लिया तो व्हाट इज लेफ्ट? ब्रैकेट में क्या लेफ्ट हो गया? P इंटू आर प्लस व्हाट यहां पे 1। तो अब आप देख सकते हो मैं इसको लिख सकता हूं Q इंटू समथिंग व्हाट पी आर प्लस 1, राइट P इंटू आर दैट पी आर प्लस 1। अब आपको दिख रहा है कि वॉट एवर द नंबर इज, इसके 2 फैक्टर तो मुझे यहीं दिख गए, Q और क्या पी आर प्लस 1, राइट। तो 2 फैक्टर्स तो ऐसे ही दिख गए। तो नंबर वॉट एवर नंबर कम्स, तो 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है, राइट। अब यहां पे 2 एक्स्ट्रा भी फैक्टर मुझे साफ दिख रहा है, क्या है मुझे नहीं पता करने का है, बट प्रोडक्ट ऑफ 2 में मैंने दिखा दिया ना, तो मुझे ये पता चल गया कि 1 तो है ही और यहां पे दिख रहा है 2 फैक्टर्स, तो मुझे साफ साफ सामने दिख रहे हैं। इसका मतलब 2 से ज्यादा हो गए। जैसे ही 2 से ज्यादा हो गए तो आप क्या बोलोगे? यस दिस इज व्हाट? दिस इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। आप यहां पे थोड़ा सा साफ साफ लिख देना कि हाँ 1 तो है ही फैक्टर, एंड हमने दिखा दिया कि Q इंटू पी आर प्लस 1,
तो यहां पे दो फैक्टर और मेरा साफ साफ दिख रहा है सामने, तो दैट मीन्स व्हाट, इट इज अ कंपोजिट नंबर। आपको बोल रहा है कि एक एग्जांपल दो कि पी क्यू आर प्लस वन इज अ कंपोजिट नंबर, ऐसा एक एग्जांपल दो। पी क्यू आर प्लस वन कंपोजिट नंबर होना चाहिए, और पी क्यू आर तीनों प्राइम नंबर है, वो भी डिस्टिंक्ट है। अच्छा, मैं शुरुआत के तीन प्राइम नंबर्स ले लेता हूं, 2, 3, 5, और मुझे वो ऐसा एग्जांपल देने के लिए बोला है कि सच दैट p इंटू क्यू इंटू आर प्लस वन एक कंपोजिट नंबर है। करके देखें, 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30, ठीक है। 30 प्लस वन, 30 प्लस वन क्या हो गया, 31, लेकिन 31 तो अपना क्या है, अपना प्राइम नंबर है, राइट। तो मुझे लगता है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका हो जाएगा एग्जाम्पल, सेकंड वाले का। तो बोला था कि पी क्यू आर ऐसा एग्जाम्पल दो सच दैट पी क्यू आर हम करें और प्लस वन करें तो प्राइम नंबर आ जाए। तो इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, पी की वैल्यू 2, क्यू की वैल्यू 3 एंड आर की वैल्यू 5, तीनों प्राइम नंबर है और तीनों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। अब बोल रहा है ऐसा एग्जाम्पल दो जो ऐड करके प्लस वन करके कंपोजिट नंबर आ जाए। तो अगर मैं बोलूं कि लेट्स टेक पी एज 3, क्यू एज 5 एंड आर एज 7, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 21, 3 7 जा 21, 21 इंटू 5 करेंगे तो 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। तो अगर हम ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हैं और प्लस वन करते हैं तो 3 5 7 लिया हमने, p इंटू क्यू इंटू आर प्लस वन लिया, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 105 प्लस वन, दैट विल बी 106, और 106 है तो ऑफकोर्स लास्ट डिजिट 6 है तो ऑफकोर्स ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से जैसे ही डिवाइड हुआ तो 1 और उस नंबर के अलावा एक्स्ट्रा एक फैक्टर आ गया, एक्स्ट्रा जैसे ही फैक्टर आ गया दैट मीन्स इट इज व्हाट, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया सच दैट पी क्यू आर प्लस वन 31 आ रहा है 2 3 5 के लिए, तो एक प्राइम नंबर का एग्जांपल दे दिया जो सेकंड वाले का सॉल्यूशन है, एंड यहां हमने फर्स्ट वाले का 3 5 7 लेकर के अपने से एक एग्जांपल दे दिया। तो दिस इज ऑल, जहां पे आपको रेडी रहना है कि किसी भी नंबर को हमें प्राइम कंपोजिट नंबर कैसे प्रूव करना है, बस इतना कि कॉमन लेकर, ये लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, आप कॉमन लो, राइट, दिखा दो कि प्रोडक्ट ऑफ टू में आ गया। प्रोडक्ट, अब देखो हर एक नंबर का तो दो फैक्टर होता ही होता है, क्या, एक वन और वो नंबर खुद, राइट, क्योंकि हर एक नंबर को वन और वो नंबर खुद तो डिवाइड करते ही हैं, तो ये दोनों तो फैक्टर होते ही हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखा दिया कि हाँ यहाँ पे दो फैक्टर, दो प्रोडक्ट ऑफ टू में दिखा दिया जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स ये दो और एक्स्ट्रा फैक्टर्स हो गए, तो दो से तो ज्यादा जैसे ही ज्यादा हुए दैट मीन्स व्हाट, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा ये पार्ट। अब इस पार्ट के बाद वो क्या पूछते हैं,